नमस्कार। आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज। जैसा कि आप एक श्रृंखला हमारी देख चुके हैं, काशी के कर्णधार। काशी के कर्णधार में हम आपको काशी के उन विभूतियों से मिलवा रहे, रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इस शहर को एक नई पहचान दी है। ऐसे ही मुख्तसर पहचान रखने वाले बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के नायक अरविंद सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, लंबे समय से सोशलिस्ट का झंडा उठा करके और आज समाजवाद का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम अरविंद सिंह जी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद सिंह जी से वो पूरी परंपरा जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आपकी उम्र तकरीबन 73-74 साल की है। तो इन्होंने बनारस की राजनीति को बनते, बिगड़ते और बदलते देखा है। कभी यहाँ की राजनीति बहुत धर्मनिरपेक्ष रही, कभी पूरी तरह से घृणा का लवादा ओढ़ करके बढ़ती रही, कभी जातीयता के खेमे में बटी हुई दिखी। तो आज उस पूरे पैराहन पर एक असर निगाह डालेंगे अरविंद सिंह जी हमारे साथ। तो अरविंद जी से हम सबसे पहले जानना चाहें कि जिस विचारधारा से वो इतना राबिता रखते हैं, इतनी लंबी उनकी यात्रा रही, तो समाजवादी की विचारधारा के बारे में बताइए कि कैसे इससे जुड़ाव हुआ आपका। अब जिस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आज़ादी की लड़ाई के समय से हमारे पिता उस लड़ाई में कूदे थे और करीब 3 साल अंग्रेज़ों के पीरियड में जेल में भी थे। और वो एक मैंने पारिवारिक एक तरह से संस्कार बनता गया। और 42 के आंदोलन में मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पिताजी कीर्तिशेष प्रभु नारायण सिंह जी, जो बहुत सम्मानित राजनयिक यहाँ के, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। तो आज़ादी की लड़ाई में ये लोग जो 33-34 में कांग्रेस सोशलिस्ट बनी थी जी, उसी समय से ये लोग, बनारस में संपूर्णानंद जी थे, बाद में मुख्यमंत्री हुए हमारे, और उन्हीं को नीतिगत लिखने के लिए समाजवादी आंदोलन के बारे में जी, उनको ही कहा गया था। तो जेपी लोहिया, कृपलानी, सारे लोग जब आज़ादी के बाद निकले तो ये लोग कांग्रेस को पहले चुनाव में ही छोड़ दिया इन लोगों ने जी। और क्योंकि 42 के मूवमेंट में 34 से चल रहा था जी। समाजवादियों का भीतर भीतर कांग्रेस में ही एक मजबूत स्थिति समाजवादियों की हो गई थी जी। तो ये लोग राजनारायण जी और प्रभु नारायण जी को एक नाम, एक साथ ही नाम लिया जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जी। और करीब वो लोग दर्जा 8th क्लास से लेकर अब टू LLB तक एक साथ लोग पढ़े। अच्छा जी। और यहाँ BHU के उस समय सेक्रेटरी हुआ जाता था यूनिवर्सिटी में। उस समय प्रेसिडेंट का नहीं चुना होता था, सेक्रेटरी का चुना होता था जी। तो BHU के फर्स्ट सेक्रेटरी हमारे फादर थे और उनके और राजनारायण जी के नेतृत्व में भी यहाँ 42 का झंडा फहराया गया कचहरी पर। जी। और करीब मैंने हजारों की संख्या में नौजवान थे उसमें लगे। लेकिन वो झंडा फहराने में एक खूबसूरती थी कि जो बनारस का अंग्रेज कलेक्टर था जी, उसने फायरिंग नहीं होनी दिया जी। तो ये गनीमत बनारस शहर में हुआ और तो गांव में हुआ। चोलापुर में गोली चला, धानापुर में चला, सदराजा में गोली चला, लेकिन ये था ये लोग अपना झंडा फहराए और अंग्रेज़ों का झंडा हटा के लोग अपना झंडा फहराए। वहाँ मीटिंग किया लोग करके 2 घंटा, फिर जब लोग लौट गए तो दूसरे दिन कलेक्टर ने फिर अपना झंडा जो करना था किया। तो शुरू से ही वही समाजवादी आंदोलन से सब लोग, परिवार हमारा जुटा ही था।
और अच्छा, चूंकि आपने वो एक जहाँ से समाजवादी राजनीति इस देश में शुरू होती है, उस समय के भी आप गवाह रहे, बमार्फत पिताजी आप जुड़े रहे और आज समाजवादी पार्टी में आकर के उसका एक स्वरूप देखने को मिला था। तो क्या जो विचारधारा थी समाजवाद की, वो समाजवादी पार्टी में अक्षुण्ण दिख रही है या आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बेस तो उनका वही है आज भी, समाजवादियों का। जी समाजवादी पार्टी हमारी जो है वो भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए आज भी उसी तरह से वही हौसला है उनके अंदर, वही लड़ाई। उसीलिए अखिलेश जी देखिए, उस समय भी डॉक्टर लोहिया 60-40 की बात करते थे, जी हम लोग भी 60-40 का बात करते थे। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बना, तो जो सोशलिस्ट लोग उसमें दाखिल हुए 60-40 के हिसाब से दाखिल हुए। आप देखिए, जी, वो सब जो रहा, चलता रहा। मुलायम सिंह यादव जो आपके नेताजी रहे, उन्होंने भी एक समय वो लड़ाई लड़ी और आज अखिलेश जी भी, जैसा आप कह रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में एक दौर आया जिसमें अमर सिंह एक नए छत्रप के तौर पे अचानक से समाजवादी पार्टी में उभरे, जिनको कभी समाजवादी नेता नहीं माना और वो पूरी तरीके से आपकी पार्टी उस दौर में कारपोरेट के सहारे संचालित होती दिखी। तो उस समय आप लोगों को कहीं तकलीफ नहीं हुई कि आपका समाजवाद क्या अमर सिंह के समाजवाद के साथ मैच कर रहा था? नहीं, अमर सिंह को लेकर तो बड़ा विवाद था भी दल में भी। जी लेकिन अब समाज है, उसमें जो लोग दल में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो लोग रहते हैं। और कारपोरेट का कोई छाप हमारे दल पे नहीं पड़ा। वो व्यक्तिगत रूप से अमर सिंह का रहा हो, जो भी रहा हो, चाहे वो उस समय एक समय ऐसी स्थिति थी कि चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव आपके रहे हों या सुपर, उनके हाथ से भी माइक ले लेने की कुवत अमर सिंह रखा करते थे कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सवाल मुलायम सिंह यादव से होते थे तो माइक ले लेके अमर सिंह बोल दिया करते। इतना उनका रुतबा था। तो हल्के में तो आप नहीं कह सकते अमर सिंह को टाल सकते। नहीं, थोड़ा स्नेह भी था मुलायम सिंह जी का, हमारे नेता का थोड़ा स्नेह था, क्योंकि वो दौड़ धूप बहुत करते थे और पूरा दिल्ली उल्ली में लॉबिंग करना, संभालना, चीज़ों को रास्ते पर लाना, ये सब करते थे, इसलिए वो उनका एक इम्पोर्टेंट था। जी लेकिन दल से कोई इस तरह का नहीं था कि वो दल हमारा चला रहे हैं। दल तो हमारा नेता चलाता था। मुलायम सिंह जी जितना मजबूती से इस धरती पर थे, जी आप समझिए बलिया से लेकर के देहरादून तक, गाजियाबाद तक, जितनी मेहनत वो करते थे, आज का कोई भी नेता नहीं करता है। मैं अपने दल में भी वो स्थिति नहीं है जी कि जितना वो मेहनत, वो तो एकदम धरती पुत्र की शक्ल के में थे। जी और किसानों में भी उतना ही उनका था, नौजवानों में भी उतना ही था उनका। तो वो दिन रात संघर्ष के रास्ते में थे। तो मिलते हैं ना, जब नदी चलती है तो उसमें तमाम लोग शामिल होते रहते हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं। तो वो एक उसकी प्रक्रिया थी जिसमें वो शामिल हुए जी और फिर आगे तो आप जानते ही हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर वो जी उसमें किडनी उडनी में बेचारे परेशान हो गए, उसमें उनकी हो गई। लेकिन वो पार्टी व्यक्तिगत तौर पे अमर सिंह ने तो आपकी पार्टी को बहुत कुछ दिया ही, लेकिन वैचारिक स्तर पर उस समय मतलब चाहे आर्थिक सपोर्ट करवाना रहा हो या सत्ता बनवानी बिगाड़नी रही, तो उसमें अमर सिंह की बड़ी भूमिकाएं रहा करती थी। लेकिन बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अमर सिंह समाजवादी नहीं थे। खैर, आप उस पर बचना चाह रहे हो तो हम छोड़ देते हैं उस बात को, हम आते हैं नहीं बनारस बचना पर। नहीं चाहते, वो तो कांग्रेसी थे पहले तो। जी वीर बहादुर जी के यहाँ से ही निकल के आए थे, जी पहले तो कांग्रेस में ही थे वो। क्योंकि अचानक से जो पार्टी किसानों मजदूरों की हुआ करती थी, वो उनके आते ही संजय दत्त की पार्टी होने लगी, राज बब्बर की होने लगी, जयप्रदा के तमाम ग्लैमराइज चेहरे आने लगे, तमाम कारपोरेट के लोग, अनिल अंबानी और सारे आपके समाजवादी झंडे के नीचे सब दिखने लगे, मनोज तिवारी इलेक्शन लड़ने लगे। उसके पहले की भूमिकाएं पृथ्वीनारायण सिंह जैसे लोगों की बड़ी होती थी। अचानक से एक विस्थापन हुआ जो मुझे दिखता है। असल में और हमारे आप पुराने आदमी हैं तो इसलिए हमारे मैं नेता भी जो है मुलायम सिंह जी भी शिव की तरह थे। जी सबको अपने में शामिल कर लिया करते थे और पूरी बारात लेके चलते थे। जी तो उनका कभी किसी के प्रति वो नहीं था। वैसे जो लोग आते सपा थे, के नेताओं को मतलब मुझे यही सबसे अच्छा वो लगता है कि अपने नेता के लिए
वो कोई ना कोई रूपक और उपमा खोज ही लाते हैं और उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देते। खैर, स्वागत है उनके शिव रूप का भी। और हम तो ये कहते ही हैं कि काशी शिव की नगरी है, तो इस शिव की नगरी में समाजवाद को आप आज की स्थिति में कैसे देख पा रहे हैं? शिव की नगरी में एक चीज हम आपको आज याद दिलाना चाहेंगे। बाबा विश्वनाथ को लेकर समाजवादियों का एक आंदोलन चला बनारस में 18 दिन। जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे राजनारायण प्रभु नारायण। जी इन लोग दलितों को लेकर के जब मंदिर में प्रवेश की बात की है जी तो उस समय इन लोगों के ऊपर काफ़ी माने वहाँ के जो पुजारी थे, जो पंडा थे, ये थे, उन्होंने बड़ा बुरी तरह इन लोगों को मार पीट के, लेकिन ये लोग रोज जाते थे और 18 दिन तक वो आंदोलन चला। जी 18 दिन के बाद फिर जो है उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्ण जी इंटर करते हैं जी और फिर एक वही बना के देते हैं कि नहीं भाई इसमें सब जाएंगे भीतर, दलित भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, सारे लोग इस मंदिर में दर्शन करेंगे। जी हुआ क्या, उस आंदोलन का जो शकल जो बनी वो व्यापक बनी। उसमें बनारस के जो राजा थे काशी नरेश जी, उन्होंने कहा ये मंदिर अब पवित्र हो गया, अब इसमें हम नहीं जाएंगे। और पूरे उसके बाद से पूरे जीवन भर वो मंदिर वो नहीं गए, वो बीएचयू वाले विश्वनाथ मंदिर में जाते थे। जी और करपात्री जी थे जो कि शंकराचार्य के शकल में बनारस में थे। जी उनका एक अखबार भी निकलता था सन्मार्ग जी उस समय। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर अब पवित्र हो गया है और उन्होंने एक मीर घाट में एक नया शिव मंदिर बनवाया। जी तो उस आंदोलन का इतना प्रभाव था। जी लेकिन ये लोग वो था विक्टोरिया की मूर्ति जो दुनिया में तोड़ी गई राजाराम जी के हाथ से, तो उस समय से अब तो मुलायम सिंह ने उसका नाम बिनिया बाग की जगह राजनारायण पार्क किया। जी ये तो हमारे नेता को बड़ा आनंद दिया ना मुलायम सिंह जी ने। तो समाजवादियों का तो लगातार संघर्ष चलता रहा। हम लोग संयुक्त सरकारों में रहते थे तब भी किसानों की बात उठते थे। 6.25 एकड़ के सवाल पर, मालगुजारी के सवाल पर हमारी पार्टी चरण सिंह की बात नहीं मानी और उनसे कहा कि अगर आप ये 6.25 एकड़ नहीं माफ़ करिएगा किसानों का लगान, तो हम जो है हम लोग इस सरकार में नहीं रहेंगे, हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो उस समय डॉक्टर साहब जिंदा थे, डॉक्टर लोहिया जी जिंदा थे। तो जाकर के बाद 3.25 एकड़ पर चरण सिंह माने कि 3.25 एकड़ तक का हम मालगुजारी माफ उस समय हुआ भी। नहर रेट के सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ते थे, नगर रेट उस पर लड़ाई होती थी। तो समाजवादी कहीं इतने लड़ाकू थे कि वो कहीं रहे लेकिन पहचान में आ जाते थे कि ये समाजवादी होगा जरूर जी। तो ये हालत थी हमारे मैंने आंदोलनों की। और बनारस में देखिए बीएचयू में लगातार नौजवान मूवमेंट में जितना लीडिंग हुआ है यूजन सभा की वजह से हुआ जी। वो जो जब से यहाँ बंद हुआ छात्र संघ वाला मामला जो है जी। तब से थोड़ा बिगड़ा। नहीं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आप देख लीजिए, बनारस भी देख लीजिए, लखनऊ की भी देख लीजिए, भले एक आध साल कभी गैप हो जाए लेकिन लगातार इन्हीं जो ट्रेनिंग वहाँ भी समाजवादी आंदोलन की होती थी जी। तो जो लोग वहाँ से निकलते थे वो ऊपर जाते थे। अच्छा, इतना सब कुछ होते हुए, बड़ी युवा ऊर्जा होते हुए और तमाम समाजवादी के अच्छे नेता यहाँ होते हुए, संसदीय राजनीति में समाजवादी क्यों हमेशा पीछे रही बनारस में? इसकी कोई खास वजह लगती है? जो आपकी पार्टी पर एक जातीय समीकरण की बात आती हो भी बनारस में ताकतवर रहा आपका, खासतौर पर जो एमवाई समीकरण की बात आती है? नहीं, वो तो कुछ इस तरह का नहीं था कि यादव मुसलमान, ये तो था नहीं। तो परिस्थितियों बस ये इस तरह की शक्ल बनी, कोई ये बनाया नहीं गया। कोई तो वजह रही होगी इसके डेवलपमेंट की। नहीं, देखिए जब से ये राम मंदिर का चलाया इन लोगों ने
और जनता को जिस तरह का मैसेज ये देते गए, जी और आखिर तक तो राम लला को लाए भी जी वो गीत गा के, वो चंदन बाग के गांव गांव, तो वो जो है थोड़ा डिस्टर्ब इन लोगों ने किया, और जाति भी उसमें इन लोगों ने, नहीं तो समाजवादी तो बड़ा एक दिमाग का था, जी चाहे वो जितना बैकवर्ड था, मोस्ट बैकवर्ड था, उसका एक दिमाग था कि नहीं हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और बहुत मजबूत रहती थी, और खास करके गांव में तो पूरे प्रदेश में थी। जी। तो अभी जो हालात दिख रहे हैं जी कि अभी जो 2014 के बाद से राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू होता दिखता है, तो इस राजनीति के मुकाबले में अचानक से जो आप लोग सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश के, वहाँ से जो आपका पराभव हुआ, उसको पाटने की क्या स्थिति दिख रही है? सत्ता की तरफ जाती हुई आपकी पार्टी कहाँ दिख रही है? ये देखिए, दो चीज़ है ना, एक तो प्रशांत किशोर कहता है कि मोदी को हम लाए, जी ये कहता है वो, जी इसीलिए वहाँ से हटाया कर जो भी हुआ उसके बारे में। जी तो जिस तरह का फोकस था, और जिस तरह से इस देश के सारे उद्योगपति लग करके जी पूरे देश में मोदी को स्थापित करने के लिए जिस तरह से लगे, उसमें इतना रुपया, हजारों हजार खर्चा हुआ, जिससे मोदी को बैठाया किसी तरह से। जी तो उसके बावजूद जो अभी आप देखते हैं, पिछला चुनाव जो हुआ पार्लियामेंट का, उसमें तो 37 सीट हम लोग जीते, जी और जो नेतृत्व हमारा है मैंने अखिलेश जी का, तो वो इतना डेमोक्रेटिक भी है और तेज भी है, युवा भी है, संघर्ष का मादा है उनके अंदर। जी तो हमको लगता है कि आगे चल के समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी, और ये जो आज के दिल में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसके बारे में तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, उसमें उनके बारे में कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि कोई क्या बुलडोजर बाबा नाम लेता है, क्या करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो गया नौजवान, आज जो है किसान परेशान है, आज जो है बचत सारा जो था, जी जो चाहे बैंक में था आदमी का, चाहे उसके घर में था, आज वो इतना परेशान है कि शादी ब्याह में इतनी दिक्कत है गरीबों के यहाँ कि पूछिए मत उसका कोई। अब तो देखिए इधर बाढ़ का भी शकल हो गया, और जो सरकारें दे रही हैं 300 रुपया बिस्सा दे रही हैं, वो तो कम से कम 1000 मिनिमम देना चाहिए, उसमें उनके मजदूरी का तो सवाल ही नहीं उठता, खाद बीज जो लगा वो इधर तो पूरा चंदौली नाश हो गया है। जी जी। तो अब अगर आप सत्ता में आते हैं, जिससे आप तकरीबन 10 साल से दूर हैं, सत्ता में आते हैं, तो अरविंद सिंह सना प्रभु नारायण सिंह जो बहुत बड़े समाजवादी नेता, तो बनारस को आप किस तरह का समाजवादी अप्रोच देना चाहेंगे कि समाजवादी डेवलपमेंट, क्योंकि इधर एक डेवलपमेंट आया जिसमें नए तरीके से बनारस का विकास, कभी एक आध्यात्मिक शहर था, आज पर्यटन का शहर बनता दिख रहा है, तो आप कैसा बनारस बनाना चाहेंगे? हम तो इससे बेहतर बनाना चाहेंगे। सरकार बनती है तो बहुत सी चीज़ें आप तो बहुत नए परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा ना। जी आज तो जो एक सरकार कर रही है अपने मन से कर रही है, गुजरात के लोगों को ला करके बैठा करके उन्हें को ठेका दे करके एक माने एक तरफा वो कोई विकास में दिल्ली से फरमान आता कि आपको ये कर देना है, जी तो वो करने लगते हैं। जी फिर आता आपको ये करना है, तो आज इस रोड को आप तोड़ दीजिए पूरा, आज उस रोड को तोड़ दीजिए, तो ये सब जो सिलसिले हैं, तो जैसे भी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, तो इससे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपका आर्थिक संबल मिलेगा बनारस को, तो ये ठीक नहीं हुआ है? नहीं देखिए कितना, जितना पहले लोग आते थे, प्रचार तो एक अलग है, जी जितना लोग पहले आते थे, आप बनारस के लोगों को पूछिए ना, जी वो तो अपने बाबा को अपने घर का समझते हैं कि जब होंगे हम जाके दर्शन कर लेंगे। जी लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो ये तो जितना एक जिज्ञासा ये होगी बनारस में, भाई जापान की तरह शहर बन रहा है, तो ये हो रहा, जरा देखा जाए क्या है क्या नहीं है। जी
तो ये हाल कम से कम मैंने गुजरात से ही लोग देख लें, जी सारा गुजरात आ जाता है यहाँ चुनाव में। जी पूरा गुजरात के ही लोग यहाँ काम करते हैं, जी गुजरात के ही इशारे पर यहाँ प्रशासन की नियुक्ति होती है। जी माने उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं से कोई योगदान होता है। जी। जो डायरेक्शन दिल्ली से आता है वही लोग नहीं, वो तो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये डेवलपमेंट हुआ या चेंज आया, परिवर्तन आया, उसे आप पता नहीं डेवलपमेंट के तौर पे देखेंगे कि किस तौर पे देखें, आपको तय करना नहीं, है। उसको तो करना ही पड़ेगा आपको ना, जी प्रगति तो आपको लाना ही पड़ेगा ना। और इससे आगे बढ़ के लेना, आपको बढ़ना। आप सोचिए ना कि भाई आप हाँ, इसमें मैं एक चीज और देखता हूँ कि लगातार जो डेवलपमेंट हुआ आपके है। पास रुपया कहाँ से आ रहा है? आप ये बताइए, आप ये चीजों को देखिए। जी मनमोहन सिंह छोड़ के गए आपको जी 55,000 करोड़, जी आप चले गए 200 के ऊपर। जी तो आप जो आपकी जो जीडीपी है जी उसके बराबर तो उनका ब्याज हो जाएगा कल। जी। हैं? तो ये मैसेज, चूंकि अब वही असली जो समाजवाद की बात आती है, इस इकोनॉमी को समझना सबसे ताकतवर मामला समाजवाद का होता। लेकिन यही काम जो इकोनॉमी इकोसिस्टम पर पूरा का पूरा इधर प्रेशर पड़ा है भारत के, उस पर समाजवादी इतना चुप क्यों रहता है, क्यों कुछ नहीं बोलता है? आपके कार्यकर्ता को नहीं पता है कि इकोनॉमी किस तरीके से प्रभावित हो रही है, और समाजवाद पार्टी भले बचा ले लेकिन आप समाजवाद को नहीं बचा पाएंगे अगर यही स्ट्रक्चर चलता रहा तो। आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समाजवाद को तो बचाना ही पड़ेगा। जी वही एक रास्ता है, वही गांधी का रास्ता है, वही जयप्रकाश का रास्ता है। उसी रास्ते को ही, गांधी के ही रास्ते से देश को आगे आप बचा भी सकते हैं, जी और कोई रास्ता नहीं है। जी या तो इनका जो है वो आप एक रास्ता है, इसको आप देख रहे हैं, इनका जो जिस तरह से पूरे। लेकिन अगर गांधी का रास्ता आप कहेंगे देश बचाने के लिए, तो लोहिया के बहुत सारे मतभेद रहे हैं गांधी के साथ, और आप लोहिया के फॉलोअर हैं। खासतौर पे जो गांधी उस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते थे कि जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है उसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, और लोहिया जी बढ़ना चाहते थे कि जो आखिरी का पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको साथ लेकर के बढ़ना चाहते थे। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतराल दिखता है। नहीं, देखिए गांधी तो चाहते थे ना, तो लोहिया भी चाहते। नेहरू ने जो पहली पंचवर्षीय योजना जी जो मैंने उद्योग लगाना शुरू किया, तो गांव स्वराज वाले थे, जी वो तो गांव को डेवलप करना चाहते थे गांधी। जी और करीब करीब जितने समाजवादी थे उनकी भी, भाई आप देखिए जब अंग्रेजों के समय में जब हम विदेशी कपड़ों का वो करने बहिष्कार लगे, किए, जी होली जलाने लगे, तो गांव गांव सबके हाथ में चरखा हो गया, अपना सूट लोग बना करके अपना पहनने का काम। तो जब तक उनके यहाँ तक रोजगार नहीं जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, जी तो एक रास्ता वही, क्योंकि आपका देश बहुत बड़ा है, जी ये कहीं छोटे देश के तरह कहीं तो नहीं ना है। जी देखिए जितना पॉलिटिकल बिहार है, जी वहाँ के आदमी पूछेगा बहुत पॉलिटिकल है, जी लेकिन वो सबसे पिछड़ा है जी आज के डेट में, जी सबसे पिछड़ा है। तो ये रुपया, जैसे आप देखिए पेट्रोल का रुपया है, जी। डीजल का रुपया है, आप रूस से ले रहे हैं, कितनी छूट ले रहे हैं। तो आपने तो ये वादा किया था ना कि जो इंटरनेशनल मार्केट रहेगा जी और उसी का मानक माना जाएगा, जी तो उस मानक को आप न मान के उसको अगर आप अंबानी को दे दीजिएगा सबका सब, जी और वो सबका सब यूरोप में बेच देगा, जी। तो हमको आम आदमी को कहाँ कुछ फायदा मिला? तो ये तो जनता को तय करना होगा कि जनता किस तो व्यवस्था को फॉलो करना चाहती है। जनता जनता आपकी व्यवस्था से आपको नकार रही है। आप जिस समाजवादी सोच को लेकर के आना चाहते, जनता ने उसको नकारा। जनता को पहले से पता था कि भाजपा का जो तंत्र है, जो आज सत्ता में है, एनडीए के पीछे कहीं ना कहीं कारपोरेट लगा हुआ है, कारपोरेट डिजाइन कर रहा है पूरी सत्ता को। तो आएगा तो ऑफकोर्स तो कारपोरेट का हित पहले देखेगा ना। देखिए उसमें बेसिक जो है मामला कि जब तक संविधान हमारा मजबूत नहीं होगा, जी सारी इकाइयाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निर्वाचन आयोग से लेकर मैंने जितने जगह हैं, जी अगर इनको आप दुरुस्त नहीं कर पाइएगा जी। तो आपका प्रगति नहीं होगा। तो ये दुरुस्त संविधान के नियमावली तो पूरी बनी हुई है, लेकिन जो उसको लागू करने का, इम्प्लीमेंट का मामला आता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जातीय स्तर पर तय हो जाता है। और जातीय स्तर पर अभी बहुत सी जातियां हैं जो ऊपरी लेयर पर जा ही नहीं पाई हैं, बहुत नीचे हैं। तो तय करने वाली तो कुछ जातियां हैं,
तो ऐसे में कैसे आसान है कि ये संविधान पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंट हो पाए? नहीं, कुछ तो देखिए, तो सत्ता का भी जादू है। जी, सरकारों को गिरा देना, जी, एमपी एमएलए को खरीद लेना, जी, जो सबसे बड़ा अपराधी है उसको उप मुख्यमंत्री बना देना, जी, जो सबसे निकम्मा है आपके दल में आ गया तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जी। कहीं उप मुख्यमंत्री बना दिया। इ तो इ इ आपके इसकी परंपरा कभी आपकी पार्टी ने भी शुरू की थी। जितने माफिया थे आपकी पार्टी में सब थे। आप अगर किसी माफिया का नाम लें तो मैं बता दूँ मैं वो किस माफिया की पीरियड बात में। नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप पूरे माननीय निर्वाचन आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप समझिए, अब संविधान, अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जूता उछाल दे। तो मैं ये पूरा का पूरा जो इससे लड़ाई लड़ने का मामला था, जब आपको मौका मिला तो आपने भी उसी सिस्टम को, जिसका आज आप विरोध करते हुए बातें कह रहे हैं, इसी सिस्टम को तो आपने भी बढ़ावा दिया था। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, किया है कि नहीं आपने? नहीं, सिस्टम हम बदल नहीं पाए उस तरह से जो बदलना था आपको। जी, माने यही ना जेपी कहते थे जी, कि खाली सत्ता बदल जाने से तो बदलेगा नहीं मामला। जी, सप्त क्रांति वाली बात यही ना आती थी जी, कि जब तक हर जगह आप नहीं दुरुस्त करिएगा उसको, जी। तो दिक्कत तो ये है ही है। तो आगे भविष्य में भविष्य में ठीक ही है ना। नौजवान नेता हमारा है, अच्छा, अखिलेश की उम्र क्या है अभी? शिवपाल जी कैसे नेता दिखते हैं? नेताजी के साथ उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था और वो उम्मीद कर रहे थे कि अगले उत्तराधिकारी वो होंगे और हाशिए पर धकेले अब गए। वो ऐसी बात नहीं। अब तो जनतंत्र में आप देखिए, सबको जो चाहता है ये उनके बारे में तो आप समझिए कि बहुत कर्मठी हैं वो, और बहुत संगठन जुझारू भी हैं और कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखते हैं। जी, वो भाग के पहुंचना, भाग के देखना, भाग के जाना। तो शिवपाल जी का एक क्वालिटी ये बड़ा जबरदस्त है। ये राजनारायण जी वाली क्वालिटी थी। जी, राजनारायण जी अपने वर्कर के लिए रिक्शे पर ही बैठ के चल देते थे, जी। चलो। तो ये उनका तो ज़्यादा समाजवादी कौन दिखता है, अखिलेश यादव या शिवपाल जी? दोनों हैं, मन से हैं दोनों। हम्म, अखिलेश तो नेतृत्व कर ही रहे हैं हम लोगों का। हाँ, अखिलेश जी को ही प्रदेश में आगे ले जाना है और अखिलेश जी ले जाएंगे। जी। चाहे आप देखिए, दिल्ली में और लखनऊ में मेट्रो का मामला था, चाहे वो आगरा वाला कॉरिडोर का मामला था, ये सब जितना कर मतलब सकते थे। डेवलपमेंट पॉलिसी में आप अखिलेश को बेहतर हाँ, मान रहे हैं और सांगठनिक प्रोसेस में शिवपाल जी को। जी जी जी, जी, अखिलेश जी करेंगे। अखिलेश जी बहुत साहसी हैं। जी। वो आज भी देखिए, खैर, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जब वरिष्ठ लोग होते हैं तो अपने लोगों को कैसे बड़े साफ सुथरे तरीके से बचाते हैं, उन पर कहीं भी छींटा नहीं आने देते। ये हमको अरविंद सिंह जी से सीखना चाहिए और इनके पास एक सघन अनुभव है राजनीति का। तो कितने सहूलियत के साथ, सादगी के साथ ही अखिलेश को विजनरी बना देते हैं और शिवपाल को कर्मठ बना देते हैं, जबकि दोनों ने एक लंबी लड़ाई सांगठनिक ढांचे में लड़ी है। तू मैं हुई है, चाचा भतीजा का संघर्ष पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। खैर, चूँकि समय बहुत लंबा होता जा रहा है और बातें बहुत सारी हैं, तो हम पहली श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी अरविंद सिंह जी से हम अगले भाग में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आज जो हमारे स्टूडियो में आए, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बहुत सी बातें हैं। आपको भी शुक्रिया। जी, जब आप याद करिएगा तो जी बिल्कुल। अभी आपके पास बहुत कुछ है, हमको आपसे लोहिया को जानना है, राजनारायण जी के बहुत सारे संघर्षों को जानना है और यहाँ का जो बनारस का डेवलपमेंट रहा है उसको बहुत करीब से समझना है कि आज बुनकरी आपके यहाँ खत्म हो रही है, जो आपका एक स्थापत्य था कलात्मकता का। तो बदलते बनारस को आपसे समझना है। चूँकि समय लंबा हो रहा है तो आज इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक नए एपिसोड के साथ अपने दर्शकों से हम फिर मिलेंगे। काशी के किसी नए कर्णधार के साथ। बहुत से लोग हैं, अलग अलग सेक्टर में हैं, जिन्होंने काशी को रचा है, जिनका होना बहुत मायने रखता है। तो उन सब से हम आपको क्रमिक तौर पर रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।